नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। इसी बीच आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तरीके की बातें कही और इसके साथ ही उनको ये समझाया कि गुड गवर्नेंस की बेहद जरूरत है। एफएसएल को तेजी से काम करना होगा और अब हर रेंज में साइबर थाने हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें, अपराध की प्रकृति को समझना जरूरी है। यहां छात्रों से संवाद किया गया है। अब पहला सत्र शुरू हो रहा है और उद्घाटन की तैयारी जोरों पर है। ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। नकारात्मक विचारों से क्राइम बढ़ता है, ये भी उन्होंने कहा है। गुड गवर्नेंस की लगातार बात होती रहती है, तो क्राइम को किस तरीके से कम किया जाए, इसके बारे में भी वो छात्रों से संवाद करते नजर आए हैं। हर रेंज में साइबर थाने हैं, तो यहाँ पर तमाम ऐसी बातें जो उन्होंने छात्रों से कही हैं। अपराध की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एफएसएल को तेजी से काम करना होगा और हर रेंज में साइबर थाने हैं। अपराध की प्रगति को समझना बेहद जरूरी है। अब पहला जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो ये बड़ी बातें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नकारात्मक विचार ही हैं जो क्राइम बढ़ाते हैं। इसी बीच आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर आपको बता दें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है, जिसको लेकर मंथन किया जाएगा और कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने पर साफ तौर पर फोकस रहने वाला है। बैठक में प्रचार रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। पूरी तरीके से चुनावी मोड में बीजेपी अब नजर आ रही है। 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव से पहले, अब इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक में मंथन होगा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के जो चुनाव हैं उस पर मंथन होगा। कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने पर पूरी तरीके से फोकस रहेगा और इसी को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके से प्रचार किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी इस बैठक में। तो इंतजार है शाम 5 बजे का। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी की यही खासियत है कि वो चुनावों से पहले चुनावी मोड में नजर आती है। अब यहां पर क्योंकि 5 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। पीयूष, बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चुनाव समिति की जो बैठक है वो कहीं न कहीं बुलाई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। चूँकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अगर हम बात करें तो चूँकि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें और उसके साथ जो 15 सीईसी के सदस्य हैं वो भी कहीं न कहीं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से चूँकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या मिजोरम की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और भी पहले से ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की है तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं विधानसभाओं की अगर हम बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की खासतौर पर बात करें, चुनिंदा जो ऐसी सीटें हैं उसको लेकर खासतौर पे प्रत्याशियों को लेकर भी चिंतन और मंथन हो सकता है कि किन लोगों को वहां से चुनाव लड़ाना है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जिन जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा राज्यों की अगर हम बात करें, इन राज्यों की जहां पे विधानसभा सीटें हैं, उन जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछली बार कमजोर थी, वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करे कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जा सके, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करेंगे, तमाम जो सीईसी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो सीधा संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं वो भी सुझाव देते हुए भी इस दौरान नजर आएंगे। आप देखिए, चूंकि अभी थोड़ा बहुत वक्त जरूर है विधानसभा चुनाव में, लेकिन अचानक से ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी मानी जा रही है कि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खासतौर पे केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से किए जा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को, कई बीजेपी के ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कि वो क्षेत्रों में जाएं और कहीं ना कहीं वहां से एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि अभी वहां पे क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। तमाम जो प्रभारी हैं उनसे भी एक साझा जो अगर हम बात करें तो सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद इस चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष उन बातों का भी जिक्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि विधानसभाओं की बात करें या जहां पे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए उन राज्यों से राह काफी आसान हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी अभी से कर रही है, क्योंकि बीजेपी की यही खासियत है कि एक चुनाव खत्म होता है और 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे और इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद साफ तौर पर ये तय भी हो जाएगा कहीं ना कहीं कि आखिरकार क्या जो प्लानिंग बीजेपी लेकर चल रही है उसमें वो कामयाब है कि नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पीयूष, बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। दिल्ली से खबर है, जहां आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण का मामला, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है। मामले में 1 हफ्ते बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस। रेलवे पर अवैध रूप से डिमोलिशन की कार्रवाई का आरोप है। लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं, ये याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया जिसके बाद रोक लगा दी गई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें या भारत में अलग अलग इलाकों में जहां पे भारतीय रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराए गए हैं, उनको हटाने का काम जो है वो भारतीय रेलवे की ओर से किया जा रहा है। आपने देखा कि न सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें जहां रेलवे की भूमि है, इसके साथ ही दिल्ली में भी तमाम जो 2 मस्जिदें हैं वहां पे नोटिस बाकायदा रेलवे की ओर से चिपकाया गया था कि आप लोग इसे स्वेच्छा से हटा लें, नहीं तो रेलवे अगर कार्रवाई करता है, अगर इन मस्जिदों को हटाता है या इन मज़ारों को हटाता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन पर बनाया गया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका कहना है कि हम करीब 100 साल से ज़्यादा से यहाँ पे रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना दावा कर रहे हैं। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पे कहा था कि 100 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे में रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं गलत कार्यवाही कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यथावत स्थिति है, जहां जहां भी ये आरोप लग रहे हैं कि रेलवे अवैध रूप से बसे हुए लोगों को हटा रहा है, उनकी जमीनों पर जो बस गए हैं, वहां पे यथावत स्थिति 10 दिनों के लिए बनी रहे। 10 दिन बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। क्या रेलवे की जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनका जो दावा है
वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे को सच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या रेलवे अपने दावे को सच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। दोनों ही पक्षों की दलील सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद सुनेगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं अगली बार दिया जब जा सकता सुनवाई है, होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बोखरा ओपी आज मुकम्मल थाने में तब्दील हो गया। एसडीपीओ पुपरी विनोद कुमार ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोखरा थाना का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसडीपीओ विनोद कुमार ने ये बताया है कि बोखरा प्रखंड कुल 11 पंचायतों के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए नानपुर थाना जाना पड़ता था। बोखरा थाना के प्रथम थानाध्यक्ष मंजर आलम खान बनाए गए हैं। वहीं आम लोगों ने भी थाना के उद्घाटन से काफी खुशी का इजहार किया है। अब खबर बिहार के धनबाद से है। वीर कुंवर सिंह चौक में सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। झंडारोहण कांति सिंह महासचिव ने वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर भूतपूर्व पार्षद दिनेश सिंह, प्रिंसिपल कामता सिंह मौजूद रहे। वहीं वीर कुंवर सिंह अमर रहे के जमकर लोगों ने नारे लगाए। मुंबई गोवा हाईवे की सड़क का निर्माण पिछले 14 सालों से चल रहा है। वहीं हाईवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण तीसरी बार पहुंचे। इस दौरान मंत्री रविंद्र चव्हाण ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। अब वो आपको सुनवाते हैं। निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान जी है, आज तीसरी बार जो है गोवा मुंबई महामार्ग का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं। सर, एक बात बताइए, आज 12 साल से ये महामार्ग का जो काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपने ये तीसरी बार जायज़ा लेने की आ रहे हैं। अभी ये रास्ता जो है कब तक पूरा होगा और कोकण वासियों को कभी राहत मिलेगी? ये जो रास्ता है इसकी पूरे की पूरे बम्बई से शुरू होने वाला ये रास्ता और ये गोवा तक ख़त्म होता है। इसकी जो लंबाई है 550 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके अंदर 10 पैकेज पूरे के पूरे इसके अंदर थे। उसमें से बहुत सारे पैकेज ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। गोवा से आने वाली जो सड़क है जो सिंधुदुर्ग में आती है, सिंधुदुर्ग से बाद में भी रत्नागिरी तक पहुंचती है, उसमें से राजापुर तक का काम ये पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो रायगढ़ में और रत्नागिरी का कुछ पार्ट था उसके अंदर कुछ कठिनाइयाँ थी। यहाँ पर कुछ कोर्ट केसेस और यहाँ पर जो भू संपादन की जो केसेस थी उसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। यहाँ पर फॉरेस्ट की जो परवानगी थी उसके लिए थोड़ा सा विलम्ब लगा। और हमें पूरा का पूरा यकीन है ये जो 4 पदरी जो रास्ता होता है, ये 4 पदरी में का जो सिंगल लेन जो है, सिंगल लेन किसी भी हालत में गणपति के पहले पूरी होगी और दोनों लेन जो है वो दिसंबर 23 के पहले कंप्लीट होगी। इसमें कोई तकलीफ नहीं। राज ठाकरे का कल पनवेल में जो है सभा होने वाली है, उस बारे में भी राज ठाकरे जिक्र करने वाले हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राज ठाकरे जी इस बारे में कोकण के रास्ते के बारे में बताने वाले हैं या क्या करने वाले मुझे मालूम नहीं। लेकिन शिंदे फडणवीस और अजीत दादा की जो ये सरकार है, ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये रास्ता जो है गणपति के पहले पूरा होगा, सिंगल लेन पूरी होगी और दिसंबर 23 के पहले ये पूरा का पूरा रास्ता कंप्लीट होगा। और अब सभी को मालूम है कि गए 1 साल में जब से शिंदे फडणवीस की जो सरकार आई है तब से आज तक कितने गतिमान पद्धति से काम बढ़ा जा रहा है और लोगों को दिखने में आ रहा है कि काम चल रहा है और गतिमान पद्धति से हो रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आशीर्वाद ही देंगे। राज ठाकरे जी बोलेंगे कि जल्द ही कंप्लीट करो करके वो बोलेंगे और हमें इन सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। काम जरूर पूरा होगा।
जी देखिए, अभी गणपति से पहले मतलब गणपति तक ये रास्ता पूरा होने की पूरी कोशिश की जाने की बात जो है मंत्री रविंद्र चौहान ने दी है। रायगढ़ से संदीप रणपी के साथ रवि वाघ। चलिए अब लखनऊ से खबर आपको बता दें, नगर निगम में बिना फिटनेस बीमा के चल रही गाड़ियां। नगर निगम में इंश्योरेंस फिटनेस के लिए होता है बड़ा बजट। आरआर विभाग के बड़े अधिकारी नगर आयुक्त को कर रहे गुमराह। बिना नंबर प्लेट, बिना रजिस्ट्रेशन के भी दौड़ रही हैं गाड़ियां। जिम्मेदार अधिकारियों पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी, अब ये बड़ा सवाल यहां खड़ा हो गया है। तो नगर निगम में फिटनेस इंश्योरेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने चलाया जय जवाहर जय भीम संपर्क अभियान। 7 लाख से ज्यादा दलित परिवारों तक पहुंचा कांग्रेस का संदेश। 7 अगस्त से 15 अगस्त तक यूपी भर में यह अभियान चला है। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने इसका नेतृत्व किया। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को जोड़कर इसको देखा जा रहा है। वहीं यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले जहां लखनऊ में राजभवन के गेट नंबर 13 के पास एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। बता दें कि रिक्शे से गर्भवती महिला अस्पताल जा रही थी। वहीं जच्चा बच्चा की जान जोखिम में होने के चलते महिलाओं में आक्रोश था। तो वहीं गोंडा से भी स्वास्थ्य विभाग के बदहाल व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। जिला महिला अस्पताल का हाल बेहाल है, जहां प्रसूता के लिए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके चलते परिजन प्रसूता को गोद में उठाकर ले जाते दिखे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर गोंडा की तो दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। सिद्धार्थनगर में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली और इस मोटरसाइकिल तिरंगा रैली ने इटवा विधानसभा से शुरू होकर पूरे जिले का भ्रमण किया है। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा है कि मोदी जी के आह्वान पर लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की जा रही है। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने उत्साहित होकर पुरजोर तरीके से भाग लिया। हमारे देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग पिछले साल से मना रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री, दुनिया के शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव मनाने का। इसी दौरान बार बार हम हर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान करते हैं। अभी इस साल मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। इसलिए हमारे मन में, हमारे कार्यकर्ताओं और नौजवानों के मन में विचार आया कि क्यों ना मोदी जी के आह्वान पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद, पूरे लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज का भ्रमण करते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाए। आज आपके सेवक, आपके बेटे डॉक्टर सतीश द्विवेदी के नेतृत्व में इटवा से 750 मोटरसाइकिलों के साथ एक यात्रा निकली, भव्य तिरंगा यात्रा, जो स्वरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, डुमरियागंज और आगरा से खबर आपको बता दें, ताजमहल पहुंची वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी। 5 अक्टूबर से विश्व कप का आगाज हो रहा है। आईसीसी ने शुरू की प्रमोशन की तैयारी। ट्रॉफी को रखकर 1 घंटे तक वीडियो शूट हुआ। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में तस्वीर बेहद खास, क्योंकि आपको बता दें कि 5 अक्टूबर से विश्व कप का आगाज हो रहा है। इस बार इंडिया में विश्व कप होना है और यही वजह है कि आईसीसी ने अब प्रमोशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। ट्रॉफी को रखकर 1 घंटे तक वीडियो शूट हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।